गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेक्सोनॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनॉमी में मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज पाई जाती है। पहली है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी, दूसरी बीटा टेक्सोनॉमी और तीसरी है उसको हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी या ओमेगा टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ट्यूरिल नामक एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक ने टेक्सोनॉमी की इन तीनों ब्रांचेस के बारे में क्लासिफाइड किया था। सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। हिंदी में हम उसे परंपरागत टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ऑर्थोडॉक्स, जिसको हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं, फॉर्मल टेक्सोनॉमी, औपचारिक वर्गीकी और अल्फा टेक्सोनॉमी इसका नाम है। ये जो वर्गीकरण पद्धति है इसके अंतर्गत पुष्पीय लक्षणों या आकारिकी लक्षणों के आधार पर गठित पादप वर्गीकरण पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे कौन कौन से क्लासिफिकेशन या ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो अल्फा टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, इसमें कैरोलस लिनियस, डी कैंडोले और बेंथम और हुकर। अल्फा टेक्सोनॉमी 19वीं शताब्दी और उससे भी प्राचीन समय में प्रस्तावित हुई थी। अगर हम अल्फा टेक्सोनॉमी को विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो इसको हम लोग 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं या 3 अवस्थाओं में इसका अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन सी अवस्था हैं? प्रथम जो अवस्था है उसको अनुसंधान या अन्वेषण की परिस्थिति या इंग्लिश में द फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन या पायोनियर फेज के नाम से जानते हैं। पायोनियर का मतलब शुरुआती प्रावस्था। ये प्रथम अवस्था इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पादपों का संग्रहण, पौधों की पहचान, परिरक्षण का मतलब उसका अपन कह सकते हैं कि प्रिजर्वेशन, जो प्लांट अपने कलेक्ट किया है वो किसी तरह से खराब नहीं हो, और वर्गीकरण का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। जो फील्ड में अध्ययन करते हैं या जो आवंटित एरिया है वहाँ अध्ययन करते हैं तो भली भांति उस जगह को देखते हैं। जो भी स्टूडेंट या जो भी टेक्सोनॉमी का अध्ययन करता है इस पहले फेज़ में प्लांट को इकट्ठा करके उसको प्रिजर्व करके और हर्बेरियम सीट तैयार करने का कार्य करता है। जो इन्फॉर्मेशन जो होती है उस इन्फॉर्मेशन को विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, जिसको कह सकते हैं शोध पत्रिकाओं में भी इसका पब्लिकेशन है वो किया जा सकता है। तो पहली अवस्था में आपको ये ध्यान रखना है कि पादप संग्रहण, पहचान, परिरक्षण और वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी सेकेंड स्टेज या जिसको अपन कहते हैं द फेज ऑफ कंसोलिडेशन, द्वितीय अवस्था या हिंदी में उसको बोलते हैं एकीकरण की स्थिति। जो 3 प्रावस्था हैं तो तीनों प्रावस्थाओं में ये द्वितीय प्रावस्था मानी जाती है। इसको इंटरमीडिएट फेज भी कहते हैं। इसमें क्या कार्य किया जाता है कि फील्ड से एकत्रित पादप प्रजातियों की पहचान होने के बाद संबंधित विभिन्न जानकारियों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संकलन किया जाता है। जिस भाग से आपने पादप इकट्ठे किए हैं उनकी विविधता या जिसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी, वेरिएशन और वेरिएबिलिटी जो है पौधों में वो कैसी है उसका विश्लेषण किया जाता है, और उनसे जुड़े सभी तथ्यों की व्याख्या का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें भी पब्लिकेशन का कार्य भी किया जा सकता है, और मोनोग्राफ का मतलब ये होता है कि किसी एक टैक्सा या जो किसी एक वर्ग के बारे में अगर संपूर्ण किसी बुक्स के अंदर पब्लिकेशन हो सकता है, वो टैक्सा ऑर्डर से संबंधित हो, वो क्लास हो सकती है, तो इस प्रकार के मोनोग्राफ का पब्लिकेशन भी सेकंड प्रावस्था या जिसको अपन द्वितीय प्रावस्था कहते हैं उसमें किया जाता है। अब जो तीसरी प्रावस्था है जिसको हम लोग डेस्क्रिप्टिव फेज कहते हैं, हिंदी में उसको वर्णन से संबंधित प्रावस्था कहेंगे। इस प्रावस्था में ये अंतिम प्रावस्था है, ये महत्वपूर्ण प्रावस्था भी है, और पौधों का अध्ययन इसमें उनके आकारिकी लक्षणों के आधार पर किया जाता है तथा विभिन्न हिस्सों का जो वर्णन है, हिस्से का मतलब ये हुआ कि पौधे के जो पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट हो गए या उसके जो लीफ से संबंधित जितने भी जो पार्ट है, उन सभी
जो पार्ट या हिस्सों का जो वर्णन है वो अर्ध तकनीकी भाषा में किया जाता है और वर्णन करने के कारण ही इस प्रावस्था को हम लोग डेस्क्रिप्टिव फेज कहते हैं। तो कुल मिला के जो अल्फा टैक्सोनॉमी या जिसको अपन क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं, उस क्लासिकल टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है, जो आकारिकीय लक्षण हैं, उनको सम्मिलित करके 3 अवस्थाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। इसी से संबंधित जो दूसरी जो टैक्सोनॉमी की ब्रांच है उसको हम लोग बीटा टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं। थोड़ा सा ये वर्ड कंफ्यूज करता है। अगर अल्फा टैक्सोनॉमी को इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के रूप में जाने तो बीटा टैक्सोनॉमी वो ग्रामर है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी अल्फा टैक्सोनॉमी का अगला पार्ट है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा आप एनाटॉमिकल कैरेक्टर ले सकते हो, साइटोलॉजी से संबंधित कैरेक्टर ले सकते हो। बीटा टैक्सोनॉमी में विभिन्न पौधों को उनके आकारिकीय लक्षण, स्वभाव, आवास, जनन संबंधी गुणों एवं उनकी आपसी बंधुता और समानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। इन सभी लक्षणों का अध्ययन करके उनको अरेंज किया जाता है। अर्थात महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किसी भी पौधे की उपयुक्त पहचान स्थापित कर उसे अपने निश्चित वर्ग के अंदर उसको रखा जाता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्गीकरण में जो जाति है उसको एक इकाई माना है तथा जाति, वंश, कुल यानी फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग या डिवीज़न को एक डायग्राम के रूप में या अपन ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपरी पायदान जो सबसे टॉप पे होगा उसमें वो डिवीज़न को रखा जाता है। तो ये जो पद्धति है ये नेचुरल या प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो आज हम लोगों ने जो वर्गीकरण की जो ब्रांचेस ट्यूरिल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंतर्गत अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी, शॉर्ट क्वेश्चन आपके टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ सकता है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब इस आज जो हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको आपको कॉपी में करना है, आंसर देना है आपको। 2 क्वेश्चन आप नोट करें। पहला तो अल्फा टैक्सोनॉमी की कितनी प्रावस्थाएं होती है और तृतीय प्रावस्था का आपको वर्णन करना है। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन है कि बीटा टैक्सोनॉमी को परिभाषित करते हुए आपको अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी में क्या अंतर है, उस अंतर का आपको अध्ययन करना है या उस अंतर को आपको याद करना है, कॉपी में करना है। थैंक्स।